स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीडीपी के वंशानुक्रम एवं वातावरण से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांसिस गाल्टन द्वारा प्रतिपादित सुजानकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। सुजानकी का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछ रहा है। समाज से पर्यावरण प्रदूषण को पूरी तरह समाप्त करना, आनुवांशिक नियमों के माध्यम से मानव जाति की नस्ल गुणवत्ता में सुधार करना, बालकों की शिक्षा में केवल खेल विधि का प्रयोग करना, अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए नीतियां बनाना। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बी विकल्प। देखिए जो ये सुजानकी का सिद्धांत है ना, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये आनुवांशिक नियमों के से मानव जाति की नस्ल गुणवत्ता में सुधार, जो मानव जाति की नस्ल है इसमें सुधार करने से संबंधित एक सिद्धांत दिया था, सुजानकी का सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन ने। तो उसी आपसे पूछ रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आनुवांशिक नियमों के माध्यम से मानव जाति की नस्ल गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो गया आपका? ए विकल्प। चलिए बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मानव व्यक्तित्व यानी ह्यूमन पर्सनालिटी जो है ये किसका परिणाम है। आपसे पूछ रहा है कि जो मानव की ये मानव व्यक्तित्व है ये किसका परिणाम है। केवल आनुवांशिकता का, केवल पर्यावरण का, आनुवांशिकता और पर्यावरण का, पालन पोषण और शिक्षा का। तो किसका परिणाम है ये? देखिए जैसे मान लीजिए मानव व्यक्तित्व है। अब देखिए मानव व्यक्तित्व भाई जो माता पिता से जीन्स मिली है वो ये तो वो उस पर प्रभाव डालेगी। भाई माता पिता की जीन्स उस पर प्रभाव डालेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता हो गया। लेकिन इसमें आपसे फिर ये कह रहा है कि पर्यावरण, भाई उसको माहौल कैसा मिला। यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आनुवांशिकता जो जीन मिला है वो तो है ही है का, मतलब, और पर्यावरण उसको आसपास का माहौल कैसा मिला वो भी तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? आनुवांशिकता एवं वातावरण, या आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का संयुक्त परिणाम है। मानव व्यक्तित्व जो आपको व्यक्तित्व दिखाई देगा वो किसका परिणाम रहेगा? आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो गया? सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी को एक सामाजिक संरचना माना जा सकता है। गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक, गौण। तो जो ये हेरिडिटी आनुवांशिकता है इसको कैसी संरचना मान सकते हैं? गत्यात्मक बोलेंगे या स्थिर बोलेंगे या प्राथमिक बोलेंगे या गौण बोलेंगे? तो इसको स्थिर बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, स्थिर ये है। ठीक। अच्छा देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा आनुवांशिकता, तो आनुवांशिकता में जो गुणसूत्र मिलते हैं ना, जो जीन ट्रांसफर होता है यही तो आनुवांशिकता है। भाई जो गुणसूत्र है यही आनुवांशिकता है। गुणसूत्र को ही क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता। गुणसूत्र का वाहक कौन है? जीन। तो विकल्प आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी। ये एक स्थिर संरचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवांशिकता या होम्योस्टैटिस। तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे आनुवांशिकता। जो लक्षण पूछ रहा है स्थानांतरित होने वाले लक्षण, तो इनको तो आनुवांशिकता बोलेंगे। ठीक। इसे देखिए जब ये पूछा कि क्या स्थानांतरित होता है तो उसको हम लोग जीन बोलेंगे। लेकिन लक्षण आपसे पूछ रहा है ना, तो लक्षण को क्या बोलेंगे? ये देखिए स्थानांतरित होने वाले लक्षणों के बारे में बात कर रहा है। स्थानांतरित क्या होता है? तो जीन। ठीक। वाहक क्या है? जीन। लेकिन उन लक्षणों को क्या बोलेंगे? आनुवांशिकता। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, आनुवांशिकता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आनुवांशिकता का वाहक क्या है? यानी आनुवांशिकता का वाहक किसे माना जा सकता है? गुणसूत्र, जीन्स, साइटोप्लाज्म या युग्मनज। तो देखिए युग्मनज और साइटोप्लाज्म या ब्लास्टोसिस ये तो अलग प्रक्रिया होगी जब बच्चे का निर्माण होता है गर्भ के अंदर। इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या ट्रांसफर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जीन्स। और जीन्स में होता क्या है? गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 पेयर, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आनुवांशिकता का वाहक आपसे पूछ रहा था ना, आनुवांशिकता का वाहक। तो आनुवांशिकता का वाहक क्या हो जाएगा? जीन्स। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा?
बी विकल्प जीन्स। ठीक, इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा आपका? जीन्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा मानव कोशिका यानी ह्यूमन सेल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये जोड़े में पाए जाते हैं, अभी आपको बताए। तो मानव कोशिका में कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जोड़े में विकल्प दिया है ना, 46 जोड़े नहीं, जोड़े कितने हो जाएंगे? 23 जोड़ी। ठीक, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। 23 माता से आते हैं और 23 पिता से आते हैं, दोनों को जोड़ के कितने हो जाएंगे? 46। अच्छा, जो 22 गुणसूत्र होते हैं ना, 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, वो समान होते हैं पुरुष एवं महिला में, लेकिन 23वां जोड़ा अलग कर देता है। एक्स एक्स क्या होगा? महिला, और यक्स वाई अगर है तो क्या वो बच्चा क्या होगा? पुरुष। ठीक, पुरुष और महिला का निर्धारण, लिंग निर्धारण कैसे होता है? 23वां जो गुणसूत्र है उसी से होता है। एक्स एक्स अगर है तो वो महिला होगा, यक्स वाई है तो वो पुरुष होगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? मानव कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा बालक के लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र के द्वारा होता है? 21वें जोड़े, 22वें जोड़े, 23वें जोड़े या 20वें जोड़े? तो ये तो अभी आपको बताया 23वें जोड़े। 23वां जोड़ा एक्स वाई होता है। अगर एक्स एक्स है तो देखिए पुरुष में यक्स वाई पाया जाता है, और महिला में क्या पाया जाता है? यक्स यक्स। देखिए पुरुष में, मेल में है पाया जाता है यक्स वाई। ठीक, और फीमेल में क्या पाया जाता है? फीमेल में यक्स यक्स पाया जाता है। ठीक, यही लिंग निर्धारण करता है। क्या करता है ये? लिंग निर्धारण। ठीक है, ये लिंग निर्धारण करता है। तो विकल्प आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र है ये लिंग निर्धारण गुणसूत्र इसको बोलते हैं। तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जैसे माता पिता वैसी संतान, यह आनुवंशिकता के किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम या बीज कोष की निरंतरता का नियम? तो माता पिता है, जैसे माता पिता वैसी संतान। देखो क्या कह रहा है? जैसे माता पिता, जैसे माता पिता वैसी संतान, तो ये किसमें जाएगा? ये समानता का नियम है। किसमें जाएगा? ये समानता का नियम है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी विकल्प, समानता का नियम। ठीक है, ये किसमें जाएगा? समानता का नियम। माता पिता से जो जीन ट्रांसफर होते हैं वही तो दिखाई पड़ते हैं बच्चे में। तो जैसे माता पिता अगर तीव्र बुद्धि वाले हैं तो बच्चा भी तीव्र बुद्धि वाला होगा। ये सब क्या है? जीन के द्वारा होता है, इसमें इसको हेरिडिटी बोलेंगे। ठीक, लेकिन अब ये है कि उसके साथ साथ पर्यावरण या वातावरण भी बड़ा प्रभाव डालता है। मान लीजिए बच्चे के माता पिता तीव्रगामी बुद्धि के हैं, तीव्र बुद्धि के, लेकिन बच्चे को अगर वैसा वातावरण नहीं मिला तो उसका विकास उतने सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्लस मतलब आनुवंशिकता और वातावरण दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कभी कभी बुद्धिमान माता पिता की संतानें मंद बुद्धि या कम योगी होती हैं, यह आनुवंशिकता के किस नियम को दर्शाता है? समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, संयोग का नियम या अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम? तो ये क्या कहलाएगा? कभी कभी बुद्धिमान यानी माता पिता बुद्धिमान है लेकिन बच्चा मंद बुद्धि हो जा रहा है, बच्चा मंद बुद्धि पैदा हो गया, तो ये किसमें जाएगा? या मान लीजिए माता पिता दोनों बहुत गोरे हैं, बच्चा काला हो रहा है या काला पैदा हो गया, तो ये किसमें जाएगा? तो इस पे सोरेनसन ने एक सिद्धांत दिया है। ठीक, इस पे सोरेनसन का एक सिद्धांत था, इसको प्रत्यागमन का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। अच्छा, ये पूछ सकता है कि प्रत्यागमन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सोरेनसन से। ठीक, ये कहते हैं कि माता पिता के ठीक कभी कभी, हमें मतलब ज्यादा नहीं होता, कभी कभी ऐसा देखा गया है अपवाद स्वरूप कि माता पिता के ठीक विपरीत लक्षण वाला बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यागमन का नियम। यानी माता पिता गोरे हैं, बच्चा काला हो गया, तो ये किसमें जाएगा? प्रत्यागमन का नियम। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि सुरेश और रीना दो पति पत्नी हैं, वो दोनों काफी तीव्र बुद्धि वाले हैं, लेकिन उनका होने वाला उनका जो बच्चा है रोहन, वो मंद बुद्धि है, तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? प्रत्यागमन का नियम।
प्रत्यागमन का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? सोरेनसन ने दिया है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बीज कोष में निरंतरता, बीज कोष की निरंतरता का नियम के प्रतिपादक कौन थे? यानी बीज कोष की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक आपसे पूछ रहा है। लेमार्क, बीजमैन, मेंडल, गाल्टन। तो देखिए बीज कोष है ना, बीज कोष की निरंतरता का नियम, तो बीज कोष की निरंतरता का नियम बीजमैन ने दिया है, याद रखेंगे आप। देखिए इसी से, जैसे मान लीजिए बीज कोष दिया है, तो बीज कोष से बीजमैन याद रखेंगे। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प बीजमैन। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? बी विकल्प बीजमैन। बीज कोष में निरंतरता यानी बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया? बीजमैन ने दिया। अच्छा ये नियम कहता क्या है? ये नियम कहता है कि जैसे जो जीन है ना वो एक दूसरे से हर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, तो ये कहता है कि जो जन्म देने वाला बीज कोष है वो कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी बच्चों में उसके पूर्वजों का गुण, जिसको बच्चा देखा ही नहीं, उसके गुण विद्यमान आपको दिखाई देते हैं। लोग बोलते हैं कि ये उस तरीके से कर रहा है, ये उस तरीके से कर रहा है। तो ये किसका नियम है? बीज कोष की निरंतरता का नियम। मतलब ये हुआ कि जो लक्षण है वो कभी नष्ट नहीं होते, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। कभी कभी वो दब जाते हैं और आगे चल के वो उसमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इन्होंने चूहे की पूंछ काटकर इस पर प्रयोग किया था। बीज कोष की निरंतरता का जो बीजमैन ने नियम दिया था, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, उसकी पूंछ को काटकर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स डार्विन को, थॉमस हंट मॉर्गन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, या लेमार्क को? तो किसे माना जाएगा? आधुनिक आनुवांशिकी का जनक पूछ रहा है ना, फादर ऑफ जेनेटिक। तो फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? सी विकल्प। इन्होंने मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था, ये तो पढ़े होंगे आप लोग, मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मेंडल ने अपने प्रसिद्ध आनुवांशिकता के नियमों की खोज के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? जंगली मटर, उद्यान मटर, चने का पौधा, टमाटर का पौधा। देखिए ये तो पता है कि मटर पे किया था, लेकिन इसमें विकल्प दे दिया आपको। ऐसे विकल्प देंगे क्वेश्चन फंसाने के लिए, जंगली मटर और उद्यान मटर दोनों दे दी। तो देखिए मेंडल ने जंगली मटर नहीं उद्यान मटर पर अपना प्रयोग किया था। किस पे किया था? उद्यान मटर पे। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। अच्छा देखिए इसमें जो मेन ध्यान रखने वाले थे, आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। अच्छा जब इन्होंने मटर पर प्रयोग किया तो इन्होंने पाया कि कुछ पौधा लंबा है, कुछ बौना है, कुछ गोल है, कुछ झुर्रीदार है। मतलब इनका कहना यह था कि जो स्पष्ट रूप है वो जीवन चक्र क्या दिखाया, इन्होंने बताया छोटा होता है। क्या बताया था? स्पष्ट रूप से जीवन चक्र छोटा बताया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अर्जित गुणों के वितरक संक्रमण का नियम किसने दिया था? यानी जो अर्जित गुणों के वितरक संक्रमण का नियम किसने दिया था? जिस मतलब इनके अनुसार जीव जो है ना, जीव द्वारा जीवन में सीखे या प्राप्त किए गए गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं। ये बताया था, किसने बताया था? लेमार्क ने बताया था। जिराफ की गर्दन लंबी क्यों? लेमार्क का सिद्धांत तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि नहीं पढ़ा है? जिराफ की गर्दन लंबी क्यों, लेमार्क का सिद्धांत पढ़ा है नहीं पढ़ा है? देखिए इसमें कहा था कि जो अर्जित गुण है ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं, गुण जो है अगली पीढ़ी में भी जाते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? लेमार्क, ए विकल्प। ठीक है, अच्छा बाद में इस पर डार्विन ने भी किया था, बाद में इस पर प्रयोग डार्विन ने भी किया था, लेकिन आप डार्विन न लगा के आप इसमें क्या लगाएंगे? और इन्होंने बीजमैन की आलोचना भी की थी। लेमार्क और डार्विन ने बीजमैन की आलोचना भी की थी। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो गया? अर्जित गुणों का वितरण या संक्रमण का नियम कौन दिया? लेमार्क। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 कह रहा है जीव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक कौन थे, जिन्होंने बताया कि बच्चों में केवल माता पिता के ही नहीं बल्कि दादा दादी और परदादा के भी गुण आते हैं। अभी आपको बताया ना कि जो जीन है ना वो बच्चों के गुण जिनसे बच्चा मिला ही नहीं, उनके गुण भी कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों में दिखाई पड़ता है। तो इस पे कौन प्रयोग किया था? जीव सांख्यिकी का नियम इसको बोलते हैं। ठीक, बायोमेट्री ला। तो इस पे कौन प्रयोग किया था? इस पे
फ्रांसिस गाल्टन ने प्रयोग किया था। कौन किया था? फ्रांसिस गाल्टन। जीव सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? फ्रांसिस गाल्टन हो जाएंगे। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, फ्रांसिस गाल्टन। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, जीव सांख्यिकी का नियम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित बालक में गुणसूत्रों की स्थिति क्या होती है? अच्छा, इसमें जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ना, इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। जैसे 23 होना चाहिए, 23 जोड़ी होता है यानी 46, लेकिन इसमें एक बढ़ के 47 हो जाते हैं। तो जो बच्चा है ना, उसमें न तो पुरुष का न तो महिला का, वो अर्धनारीश्वर आप समझिए। ठीक, उसमें पुरुष और महिला दोनों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं। अच्छा, इस प्रकार के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, यानी उनमें मानसिक योग्यता का इसका इलाज नहीं करा गया तो मानसिक योग्यता उनमें आ जाती है। ठीक, बच्चा रहेगा पुरुष लेकिन उसकी आवाज वगैरह पतली हो जाएगी। स्त्रियों के लक्षण भी उसमें दिखाई पड़ेंगे। किसमें? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो इसमें कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन 47 गुणसूत्र में क्या, देखिए अब इसमें समझने वाली बात यह है, देखिए अभी आपको बताया था हमने कि पुरुष में क्या पाया जाता है? यक्स वाई। पुरुष में क्या पाया जाता है? यक्स वाई। महिला में क्या पाया जाता है? यक्स यक्स। अच्छा देखो, इसमें कौन सा गुणसूत्र ज्यादा हो रहा है? यक्स यक्स, यक्स यक्स वाई हो रहा है ना। बी विकल्प सही हो रहा है। देखो कौन सा विकल्प सही हो रहा है? बी विकल्प, एक्स एक्स वाई गुणसूत्र हो रहा है। तो यक्स यक्स मतलब क्या हुआ? महिला और पुरुष। भाई एक्स एक्स मतलब क्या हो गया? आपको महिला दिखाई पड़ा, एक पुरुष का गुणसूत्र है। महिला के पूरे हैं, पुरुष के, यानी महिलाओं में जब पुरुष के गुण विद्यमान हो जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलेंगे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया? बी विकल्प, यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो यक्स यक्स वाई, यानी 2 यक्स और 1 वाई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बालक के मानसिक विकास, बालक के मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले वातावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है? भाई जो बालक का मानसिक और सामाजिक विकास है ना, इसको प्रभावित करने वाले वातावरण के अंतर्गत, यानी वातावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? पर्यावरण का परिवार का वातावरण, आस पड़ोस और विद्यालय का परिवेश, समाज और संस्कृति, उपरोक्त सभी। तो देखिए भाई बच्चे को सबसे पहला प्रभाव बच्चे के ऊपर परिवार का ही पड़ता है, उसके बाद आस पड़ोस विद्यालय का, समाज और संस्कृति। तो इसमें कौन से विकल्प सही हो जाएंगे? तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये इसका पड़ता है, इसका भी पड़ता है और इसका भी पड़ता है। ठीक, इसका, इसका और इसका। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। यानी बच्चे के मानसिक और सामाजिक विकास पर प्रभाव किसका किसका पड़ता है? परिवार का पड़ता है, आस पड़ोस का पड़ता है, समाज और संस्कृति का भी पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तेरा प्रकृति पोषण विवाद। ठीक, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति शब्द से क्या तात्पर्य है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से पूछ रहा है ना, केवल आपसे प्रकृति शब्द से पूछ रहा है। हमारे आसपास का पर्यावरण, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना। तो देखिए प्रकृति हम बोलेंगे वंशानुक्रम को और वातावरण को क्या बोलेंगे? पोषण। ठीक, नेचर एंड नर्चर लिखा है, तो नेचर क्या हो जाएगी? प्रकृति, जिसको मतलब वंशानुक्रम बोलेंगे। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अगर मान लीजिए नर्चर पूछ रहा है तो नर्चर को क्या बोलेंगे? वातावरण। ठीक, इसी को प्रकृति एवं पोषण विभाग या हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट विभाग कुछ भी बोल सकते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो गया? बी विकल्प। प्रकृति से तात्पर्य क्या है? आनुवांशिकता का, और पोषण से तात्पर्य क्या है? वातावरण का। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसी बालक की आंखों का रंग, बालों की बनावट और त्वचा का रंग मुख्य रूप से किससे निर्धारित होता है? सामाजिक वातावरण से, पोषण के स्तर से, आनुवांशिकता से, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से। तो देखिए ये किसको निर्धारित करता है? आनुवांशिकता। इसके लिए जिम्मेदार क्या है? शारीरिक लक्षण। जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता लंबे हैं तो कोई भी हो सकता है कि बच्चा बौना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? बच्चे के लंबे होने की। तो ये कौन निर्धारित कर रहा है? आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, हेरिडिटी, आनुवांशिकता।
ठीक, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद जीन में भी घुस जाए। जैसे आप देखे होंगे जिम्बाब्वे वगैरह या मान लीजिए वेस्ट इंडीज के लोगों को आप काला देख रहे हैं, निग्रो प्रजाति देख रहे हैं, तो वो उनके जीन में घुस चुका है, उनके किसमें जा चुका है, वो जीन में। मेन प्रभाव इसमें आपको किसका दिखाई देगा, आनुवांशिकता का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा, शिक्षा की दृष्टि से एक शिक्षक के लिए वातावरण और वंशानुक्रम के ज्ञान का क्या महत्व है। शिक्षा की दृष्टि से एक शिक्षक के लिए वातावरण और वंशानुक्रम के ज्ञान का क्या महत्व है। वह जान सकता है कि किस बच्चे को कितना पढ़ाया जा सकता है, वह बच्चों के क्षमताओं को पहचान कर उन्हें उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान कर सकता है, वह बच्चों के माता पिता की कमियों को उजागर कर सकता है, वह कक्षा में केवल बुद्धिमान बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो देखिए इसमें विकल्प होगा शिक्षक की दृष्टि से ना, कि वह बच्चों की क्षमताओं को पहचान कर उन्हें उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान कर सकता है। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। ठीक है, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें शिक्षक क्या पहचानेगा कि उसको क्या जरूरत है या कैसे जरूरत है। ठीक, इससे उसको क्या होगा, बच्चे को भी आसानी रहेगी और शिक्षक को भी आसानी रहेगी। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, वह बच्चों की क्षमताओं को पहचान कर उन्हें उचित शैक्षिक वातावरण प्रदान कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। बी.एन. झा, जेम्स ड्रेबर, वुडवर्थ या रूथ बेनेडिक्ट। तो ये किसकी परिभाषा है, ये बी.एन. झा की परिभाषा है। भारतीय वैज्ञानिक है बी.एन. झा। इन्होंने बताया कि जो वंशानुक्रम है ना, वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो ये परिभाषा किसकी हो जाएगी, बी.एन. झा। देखिए जो परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप सेम टू सेम याद करके जाएंगे, कम से कम 2 परिभाषाएं आपको मिलेगी। और ये मान के चलिए अगर आप मेरी पूरी क्लास देख रहे हैं तो आपको कम से कम जो इम्पोर्टेंट 50 परिभाषाएं होंगी धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियो में डालते रहेंगे। जैसे आज चैप्टर चल रहा है ना वंशानुक्रम और वातावरण, अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है मुझे इसमें सम्मिलित किया, 30 क्वेश्चन करेंगे ना, तो जितने भी चैप्टर है उनमें से आपको फंस जाएंगे। मान के चले आपको आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण का एक प्रकार नहीं है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। वातावरण का प्रकार नहीं है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। आंतरिक वातावरण, बाह्य सामाजिक वातावरण, बाह्य भौतिक वातावरण या मानसिक वातावरण। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा मानसिक वातावरण। जो ये मानसिक वातावरण है ना, ये बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक, बालक के विकास को प्रभावित करेगा। बाकी आंतरिक वातावरण, बाह्य भौतिक वातावरण, ये सब भी उतना नहीं करेंगे। देखिए जैसे भाई मान लीजिए गर्भावस्था के दौरान माता पिता और वाह्य जन्म लेने के बाद, जो आंतरिक है वो गर्भावस्था बोलेगा, वाह्य किसका है, जब जन्म लेने के बाद बच्चे को जो वातावरण मिलेगा उसको वाह्य वातावरण बोलेंगे। ठीक, अब पूछ आपसे क्या रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण का एक प्रकार नहीं है। अच्छा, वातावरण का प्रकार नहीं है तो आंतरिक वातावरण, वाह्य सामाजिक वातावरण, वाह्य भौतिक वातावरण तो है ही है, लेकिन ये मानसिक वातावरण आप बाहर नहीं दे सकते बच्चे को, ये उसके अंदर अंदर के बात है, संवेगों में ये जाएगा मानसिक वातावरण। ठीक, ये किसमें जाएगा, संवेगात्मक विकास में जाएगा मानसिक वातावरण। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प। और ये विकास को तो प्रभावित करता ही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आनुवांशिकता की सीमाओं के संदर्भ में डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है। अभी आपने वहां क्लाउन सिंड्रोम पढ़ा था, अब डाउन सिंड्रोम आ गया। गुणसूत्रों के 21वीं जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के जुड़ जाने से, 23वें जोड़े में वायु गुणसूत्र की कमी से, एक्सरे किरणों के प्रभाव से, कुपोषण के कारण। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें, ये विकल्प। गुणसूत्रों के 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के जुड़ जाने से। ठीक, इसमें क्या होता है, 21वें, देखो वहां क्या था 23वें जोड़े में जुड़ रहा था, इसमें यहाँ किसमें जुड़ रहा है, ये 21वें जोड़े में। इसमें मेन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये 21वें जोड़े की बात कर रहा है, किसकी, 21वें जोड़े की बात कर रहा है। ठीक, तो इसमें गुणसूत्र तो होंगे 47 ही, लेकिन जुड़ेंगे किसमें, 21वें में, ये ध्यान रखिएगा। इस बीमारी में, इसे मान लीजिए जिसको किसी को हो गया डाउन सिंड्रोम, तो इसमें क्या लक्षण है इसके, इसमें इसके जो पीड़ित बच्चा होगा ना, वो मंद बुद्धि होगा। क्या होगा, मंद बुद्धि होगा और विशिष्ट
शरीर मतलब विशाल काय शरीर होगा उसका, किसका होगा, विशाल काय शरीर होगा, बड़ा होगा, मंद बुद्धि, और देखने से ही आपको लगेगा कि ये मंद बुद्धि है। तो ये किस बीमारी के कारण होता है, डाउन सिंड्रोम के कारण। डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, कितने गुणसूत्र बढ़ जाते हैं डाउन सिंड्रोम में, एक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। लेकिन किसमें जाके बढ़ता है, 21वें में बढ़ता, होता 47 ही है लेकिन बढ़ता किसमें है, 21वें में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प, यानी 21वें गुणसूत्र के जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र का बढ़ जाना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 कह रहा है कि पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है, वुडवर्थ का, ईजे रॉस का, जिस्बर्ट का, या एनएसटीसी का। तो ये किसका कथन है, पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये ईजे रॉस का कथन है, किसका कथन है, रॉस का। ठीक, रॉस ने बताया है कि जो पर्यावरण है या बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। भाई देखिए, पर्यावरण इन्वायरमेंट हमारे मानसिक विकास से लेके सब चीजों में इन्वॉल्व है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जितना हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है उतना ही पर्यावरण इंपॉर्टेंट है। तो ये कथन किसने बताया, रॉस जी ने बताया। सेम टू सेम आप ये कथन याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। गोडार्ड ने आनुवंशिकता के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए किस परिवार का अध्ययन किया था, जुग परिवार, किलकॉक परिवार, एडवर्ड्स परिवार, या मैकडूगल परिवार। तो इन्होंने किलकॉक परिवार पर अध्ययन किया था, किस पे किया था, किलकॉक। ये एक सैनिकों का वंशज था, ठीक है, ये एक सैनिकों से संबंधित वंशज था, इसी पे इन्होंने अध्ययन किया था। तो गोडार्ड के आनुवंशिकता के प्रभाव का अध्ययन किस पे था, किलकॉक परिवार, ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही हो गया, बी विकल्प, किलकॉक परिवार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, बालक की मानसिक योग्यता एवं वंशानुक्रम का प्रभाव देखने के लिए जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किसने किया। एक थे न्यूमैन और फ्रीमैन ने दो जुड़वा बच्चों को लिया और उनके मतलब वातावरण का प्रभाव देखने के लिए उन्होंने, भाई वंशानुक्रम थे मतलब सेम था, बच्चों ने जन्म भी सेम लिया, उन्होंने इस पे अध्ययन किया था। तो कौन सही हो जाएगा, न्यूमैन, फ्रीमैन और होलिंजर ने बालक की मानसिक योग्यता पर वंशानुक्रम का प्रभाव देखने के लिए जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किसने किया, तो किसने किया जुड़वा बच्चों पर अध्ययन, न्यूमैन, फ्रीमैन और होलिंजर ने। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प, ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, और इन्होंने बताया कि आनुवंशिकता बेहद शक्तिशाली होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है, ये कई बार पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में टीचिंग के ये कई बार पूछा गया है। तो ये कथन किसका है, जेबी वाटसन का, बीएफ स्किनर का, कर्ट लेविन का, या फ्रायड का। तो ये महान कथन, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। ये कथन किसका है, जेबी वाटसन का, जेबी वाटसन ने ये बताया है, ठीक है। जेबी वाटसन वातावरण के कट्टर समर्थक हैं, व्यवहारवाद के जनक भी हैं जेबी वाटसन, व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवाद के जनक भी जेबी वाटसन को ही माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम को क्या माना जाता है, विकास की आधारशिला या बुनियादी, विकास की इमारत, विकास की गति सीमा, या विकास का अंतिम बिंदु। तो विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम कह रहा है ना, विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम, इसको कौन सा विकल्प से, विकास की आधारशिला या बुनियाद। भाई सबसे पहले हेरिडिटी तो ही आपको मिलेगी, तो वंशानुक्रम क्या है, बुनियाद है वो, ठीक, आधारशिला या बुनियाद माना जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। जैसे मान लीजिए जो इमारत की क्या मजबूत होनी चाहिए, नींव, तो नींव किसे मिलेगा आपका, वातावरण तो है ही है, वातावरण तो आपको अच्छा चाहिए ही, लेकिन वंशानुक्रम को बुनियाद माना जाएगा। तो विकल्प ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पर्यावरण जनित कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। बच्चे का शारीरिक कदकाठी, जन्मजात बीमारियां, बच्चे को मिलने वाली शिक्षा एवं संस्कृत गुणवत्ता, तंत्रिका तंत्र की बनावट। तो बच्चे पर्यावरण कह रहा है, तो पर्यावरण में बच्चे को मिलने वाली शिक्षा और सांस्कृतिक गुणवत्ता, कदकाठी हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम हो जाएगी, जन्मजात बीमारियां भी वंशानुक्रम, तंत्रिका तंत्र की बनावट भी वंशानुक्रम,
लेकिन जो बच्चे को मिलने वाली शिक्षा एवं संस्कृति गुणवत्ता कह रहा है ना, देखिए इसमें आपसे पर्यावरण साफ साफ लिख दिया है ना, लिख दिया है पर्यावरण, नहीं लिख दिया है। तो जब पर्यावरण आपको लिख देगा तो आप उसमें जो पर्यावरण से रिलेटेड विकल्प होंगे वही तो सही करेंगे। तो इसमें कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? सी विकल्प, यानी बच्चे को मिलने वाली शिक्षा और सांस्कृतिक गुणवत्ता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है फिनाइल कीटोनीरिया नामक जन्मजात विकार का संबंध बालक के विकास के किस कारक से है? पूरी तरह वातावरणीय कारक, आनुवांशिक वंशानुक्रम कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, भाषा विकास में देरी से। तो देखिए जो फिनाइल कीटोनूरिया है ना, ये एक आनुवांशिक बीमारी है। इससे संबंधित हो जाएगा ये आनुवांशिक एवं वंशानुक्रम कारक से। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी विकल्प। ये जेनेटिक फैक्टर है, माता पिता से जीन के माध्यम से ही स्थानांतरित होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कह रहा है जुड़वा बच्चों के संदर्भ में भ्रांतियां या जुड़वा या परस्पर भिन्न जुड़वा किस प्रकार बनते हैं? यानी भ्रातीय जुड़वा या भिन्न जुड़वा, जुड़वा बच्चों के संदर्भ में भ्रातीय जुड़वा या भिन्न जुड़वा किस प्रकार से बनते हैं? जब एक निषेचित अंडाणु दो भागों में टूट जाता है, या जब दो अलग अलग अंडाणु का निषेचन अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा होता है, जब माता पिता की आयु अधिक होती है, जब बच्चे को केवल बाहरी वातावरण प्रभावित करता है। तो विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। जब दो अलग अलग अंडाणुओं का निषेचन दो अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा होता है। तो विकल्प इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। जब दो अलग अलग शुक्राणुओं का निषेचन दो अलग अलग अंडाणुओं द्वारा होता है। देखिए जब माता के गर्भ में दो अंडाणु बन जाते हैं, ठीक, और अलग अलग निषेचित हो जाते हैं दोनों अलग अलग शुक्राणुओं से, तब दो बच्चों का यानी जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। लेकिन कोई ये कंफर्म नहीं कि दोनों लड़का ही होगा या दोनों लड़की ही होगी, कुछ भी हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग है ना। उसमें आपको बताया था एक्स 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 वाई, तो माता का तो एक्स एक्स है, लेकिन अगर मान लीजिए एक्स से एक्स मिला तो लड़की हो जाएगी, एक्स से वाई मिला तो दूसरा बच्चा लड़का हो जाएगा। ठीक, 30 क्वेश्चन थे, बाकी बताएंगे आप कैसे लगे और बाकी किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए। शाम को 7 बजे आपको सीरीज मिलती है। आप लोग चैनल में बने रहें, डेली इसको देखा करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।